पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग और रेड रोड गैंग के लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी लैफ्नी उन्हें बताने लगता है कि हम सभी क्रिमिनल हैं और जैसे ही हम पकड़े जाएंगे हम सभी मारे जाएंगे। किम कैंग से उन्हें बचाने के लिए बोलता है और कैंग उन लोगों को कहता है अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो मैं तुम्हें पक्का ही बचा लूंगा और उसके साथ साथ तुम मैजिशियंस के साथ बदला भी ले पाओगे। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैंग उन्हें अपना ब्रोच दिखाते हुए कहने लगता है हम कैटेलियर नाइट के पार्ट हैं। तो ये सुनकर लैफ्नी भी कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है क्या क्या तुम सच में कैटेलियर नाइट हो? लेकिन जितना मुझे पता है कामार के अंदर तो कोई भी नाइट नहीं है इस वक्त। तो ये सुनकर कैंग उनसे कहने लगता है हाँ तुम्हें सही पता है, लेकिन ये एक दिन पहले ही बना है जिसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। तो लैफ्नी कैंग से पूछने लगता है आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, क्या तुम मुझसे वापस से झूठ बोल रहे हो? क्योंकि कैटेलियर तो एक वियर्ड फैमिली है। ये सुनकर तो कैंग भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहने लगता है क्या तुम उन लोगों को जानते हो? तो लैफ्नी का अंकल कहने लगता है हाँ हम उन लोगों को जानते हैं क्योंकि वो सच में वियर्डली राइटियस मैन है और वो कभी भी किसी को भी परेशान नहीं करते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग उन्हें जानते हैं। इधर लैफ्नी भी कहने लगता है हाँ इसीलिए हमें उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लैफ्नी की बात सुनकर कैंग कहने लगता है ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि कैटेलियर नाइट का अल्टीमेट गोल है कि फिटजटा लेक के ऊपर पीस लाई जा सके और अगर वहाँ पे कोई भी इनोसेंट आदमी हर्ट होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा मॉन्स्टर क्रिमिनल है, चाहे वो एक नोबल या फिर एक मैजिशियन ही क्यों ना हो, उन्हें जस्टिस का सामना करना ही पड़ेगा। ये सुनकर तो लैफ्नी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है क्या तुम सच कह रहे हो? क्या हम सच में मैजिशियंस को पीट पाएंगे? तो कैंग उसे शांत करते हुए कहता है हाँ तुम उन लोगों को पीट सकते हो लेकिन सिर्फ बुरे मैजिशियंस को, ना कि सभी मैजिशियंस को। वैसे एक क्रिमिनल ग्रुप जैसा कि तुम्हारा है वैसा इस जॉब के लिए फिट नहीं बैठता है, लेकिन तुम लोगों ने इतना ज़्यादा भी कुछ गलत नहीं किया है कि मैं तुम्हें एक और मौका ना दे पाऊँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखूंगा, तुम वहां पर जा सकते हो जिसकी वजह से तुम सीधे ही नाइट बन जाओगे। कैंग की इस बात से लैफ्नी कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाता है और वो जल्दी से खड़ा होता है जिसकी वजह से उसका सर उस केव की दीवार पर जाकर लगता है और उसके सर पे एक आलू निकल आता है। तो वो कहने लगता है हमें जल्दी से उस नाइट रिकमेंडेशन लेटर में ऐड कर दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें क्या करना है, इसकी वजह से हम मारे नहीं जाएंगे, बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। लैफ्नी की बात सुनकर रेड रोड गैंग के बाकी मेंबर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कैंग को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहने लगते हैं। तो उनमें से एक मेंबर कहने लगता है ये तो मेरे बचपन का ख्वाब था कि मैं एक असली नाइट बनूं, सच में आज ये पूरा होने जा रहा है। अभी हम देखते हैं कि कैंग लैफ्नी की ओर देखते हुए कहने लगता है क्या तुम्हें कुछ कहना है? तो लैफ्नी भी उसकी बात को समझते हुए उसे थैंक यू कहने लगता है और लैफ्नी की बात सुनकर कैंग मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है सच में उन मैजिशियंस को पिटता हुआ देखकर कितना ज़्यादा मजा आएगा। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग जा रहे होते हैं और उनमें से लैफ्नी कैंग से बोल रहा होता है क्या तुम अब सीधे टेराकोटी जाने वाले हो? तो ये सुनकर कैंग उसे कहने लगता है हाँ हमने बहुत दिनों से रेस्ट कर लिया है, अब हमें सिर्फ एक कैरेज को रेंट करना है। लैफ्नी कहने लगता है तुम्हें वहाँ पर सावधान रहना होगा क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर सच में बहुत ज़्यादा खराब है। फिर कैंग अपनी सिस्टम स्क्रीन को चेक करने लगता है तो उसके पास एक और क्वेस्ट आ गई होती है कलेक्ट 12,500 पॉइंट, जिसकी वजह से उसे एक और स्टार स्किल मिलने वाली होती है। तो उसे देखते हुए कैंग सोचने लगता है इस बार 12,500 पॉइंट लेने होंगे और स्किल के साथ साथ इसमें एक एक्स्ट्रा रिवार्ड भी है। फिर कैंग अपनी स्किल्स को देखने लगता है जिसमें थ्रो, हार्पून, एरो और डिसमेंटल होती है। तो उन्हें देखते हुए कैंग कहने लगता है इनको मिलाकर मेरे पास 3 स्टार स्किल हो गई हैं, पता नहीं जब क्या होगा तब मेरे पास चारों स्टार स्किल हो जाएंगी, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता है कि एक स्टार स्किल को पाने के लिए आखिरकार कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ हार्ड अचीवमेंट्स को कंप्लीट करने की वजह से ही ये सब कुछ होता है। और फिर कैंग उस सिस्टम स्क्रीन की ओर देखते हुए सोचने लगता है चलो ठीक है जैसा भी हो, लेकिन मैं तुझे पक्का ही सबक सिखाने वाला हूँ मुझसे बहुत ज़्यादा काम कराने के लिए। अभी कैंग देखता है कि बार्ली की बेटी जाग गई होती है तो उसे देखते हुए कहने लगता है क्या तुम ठीक हो?
तो बार्लिक की बेटी भी मुस्कुराते हुए कैंग की ओर देखने लगती है और कहने लगती है, हाँ अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें टेराकोटी विलेज का सीन दिखाया जाता है, जिसे देखकर बार्लिक और उसकी बीवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो बार्लिक की बीवी कहने लगती है, आखिरकार हम घर पहुँच ही गए। इधर बार्लिक भी कहने लगता है, हम कभी भी कामार में नहीं रुकते, अगर हमें पहले ही पता होता कि ये सब कुछ यहाँ पे होने वाला है। इधर बार्लिक की बेटी कैंग के साथ खेल रही होती है और उसे कह रही होती है, क्या हमारा टाउन सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी है ना। पर तभी किम अचानक से कुछ देखकर चौंक जाता है और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, सभी लोग इधर देखो। और जैसे ही सभी लोग उस ओर देखते हैं तो उन्हें सामने एक जाइंट गोलम आता हुआ नजर आता है, जो कि दो लोगों का पीछा कर रहा होता है। उनमें से एक दूसरे से बोल रहा होता है, विल्सन जागो, जल्दी से जागो, नहीं तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। और दूसरा कहने लगता है, आखिरकार यहाँ पर एक गोलम क्या कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि गांव के बीच में गोलम का क्या काम है। अचानक से तभी गोलम अपना अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उस अटैक को देखते हुए वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं। लेकिन तभी कैंग और किम दोनों अपने अपने हथियारों को लेकर उस गोलम के ऊपर अचानक से अटैक कर देते हैं। इसकी वजह से कुछ देर में ही वो गोलम के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो गोलम वहीं पर खत्म हो जाता है। गोलम के मरते ही कैंग जल्दी से उन लोगों के पास जाकर उनसे पूछने लगता है, हेलो क्या तुम ठीक हो। तो वो लोग भी कैंग को उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहने लगते हैं। लेकिन तभी कैंग किसी चीज को देखकर चौंक जाता है और कहने लगता है, तुम्हारा पार्टनर। और फिर हमें पता चलता है कि उसके पार्टनर के पैर में बहुत बड़ा घाव हो गया होता है, जिसे देखकर ही कैंग चौंक गया होता है। और फिर कैंग उनमें से एक को कहने लगता है, सच में ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बात है, क्योंकि नॉर्मली एक गोलम हमेशा शरीर के ऊपरी भाग पर अटैक करता है, ना कि निचले भाग पर। फिर इसके पैर में कैसे घाव हुआ। तो ये सुनकर वो कहने लगता है, विल्सन मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से उसे ये घाव लगा है। लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेराकोटी के अंदर कोई भी हीलर नहीं है, इसीलिए इसे बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो गया है। तो उसकी बात सुनकर किम खांसते हुए कहने लगता है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो कैंग की ओर इशारा करते हुए कहने लगता है, ये देखो, ये यहाँ का सबसे फेमस हीलर है। किम की बात सुनकर वो आदमी भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया होता है और वो कहने लगता है, क्या, और अपने मन में सोच रहा होता है, सच में इसकी बात सुनकर तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी कैंग कहने लगता है, मैंने पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, उसके लिए सॉरी। मेरा नाम कैंग सैंगयोन है और मैं एक हीलर हूँ। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक जगह पर कैंग ने मेंटली रिकवरी कारपेट को बिछा दिया होता है और उन लोगों को कहने लगता है, पहले पेशेंट को यहाँ पर लेटा दो। फिर कैंग उस लेटे हुए पेशेंट के घाव को अपनी ऑब्जर्व आई से चेक करने लगता है, जिसकी वजह से तुरंत ही कैंग के सामने उसकी सारी स्टेटस इफेक्ट दिखने लगती हैं, जिसकी वजह से कैंग को पता चलता है कि उसके घाव से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और उसके घाव का मांस हर जगह से फट चुका है और इसके साथ साथ उसकी हड्डियां भी बाहर की ओर दिखाई देने लगी हैं। तो उसे देखते हुए कैंग अपने मन में सोचने लगता है, इसकी तो पूरी खाल पूरी तरह से खराब हो चुकी है, इसलिए मैं इसे सीधे ही छिल नहीं सकता। चलो फिर इस बार एक नया रास्ता अपनाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कैंग एक माना पोशन को अब्जॉर्ब करने लगता है और फिर उस माना पोशन को अब्जॉर्ब करने के बाद अपनी स्किल फ्लैश ड्यूलिजन का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से लोस्ट स्किन और फ्लैश वापस से क्रिएट किए जा सकते हैं। फिर कैंग अपनी उस स्किल की मदद से उस पेशेंट के घाव के ऊपर उसके मांस को वापस से क्रिएट करने लगता है। कहने लगता है, इस स्किल की मदद से मैं आराम से इसके शरीर के अंदर फ्लैश बना सकता हूँ और फिर उसके बाद मैं इसे आराम से सिल दूंगा। फिर हम देखते हैं कि उस घाव के अंदर धीरे धीरे कर मांस भरने लगता है। तो इधर कैंग उस घाव को देखते हुए अपने मन में ही सोच रहा होता है, सच में बहुत ज्यादा टाइम हो गया मुझे इस स्किल को यूज किए हुए। इधर किम भी उस स्किल को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कैंग से कहने लगता है, ओह ये तो बेसिकली एक हीलिंग स्किल है, आखिरकार तुम इसे कैसे यूज कर पा रहे हो। तो कैंग उसे बताने लगता है, इस स्किल की मदद से हम सिर्फ फेक फ्लैश ही बना सकते हैं। अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा बैड रिएक्शन करता है, क्योंकि ये इसका असली मांस नहीं है और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इसका वुंड रोट होने लगेगा और जिसकी वजह से इसे बहुत ज्यादा दर्द भी
होगा। फिर कैंग अपनी थ्रेड स्किल को यूज करते हुए घाव को सिलने के लिए तैयार हो जाता है और कहने लगता है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर डीबफ पोशन को यूज करूँ तो घाव का सड़ना बहुत ज्यादा स्पीड से रुक जाएगा और इसकी वजह से कोई भी बैड रिएक्शन नहीं होगा। और फिर कैंग तेजी से उस घाव को सिलने लगता है और कहने लगता है, अगर मैंने सावधानी से इसे स्टिच कर दिया तो उसके बाद इसे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैंग को इस तरह से काम करते हुए देखकर वो दूसरा मेंबर बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो अपने मन में ही सोच रहा होता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये एक इंसान को सिल रहा है, पर इसे देखकर सच में ये बहुत ज्यादा अमेजिंग दिख रहा है। लेकिन आखिरकार ये लोग कर क्या रही हैं, क्योंकि वो देख रहा होता है कि किम कैंग के शरीर के अंदर तीर घुसा रहा होता है और उसको बोल रहा होता है, क्या ये सब कुछ ठीक है? और कैंग इधर से कह रहा होता है, हाँ परफेक्ट, ये अच्छा काम कर रहा है। और उसके बाद कैंग अपनी स्टिच को पूरा करते हुए उस धागे को तोड़ देता है और कहने लगता है, यहाँ पर हमारा काम खत्म हुआ। तो उस पेशेंट का साथी तेजी से उसके पास आते हुए कैंग को थैंक यू कहने लगता है और कहने लगता है, आखिरकार अब मैं तुम्हारा फेवर को कैसे रीपे कर पाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे दोस्त की जान बचाई है। तो कैंग कहने लगता है, हमें पैसों की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई भी पोशन बचा हुआ है तो वो तुम मुझे दे सकती हो। कैंग की बात सुनकर वो मेंबर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी हुडी का ऊपर का हिस्सा हट जाता है और हमें पता चलता है कि वो एक लड़की होती है जो कि देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। तो कैंग उसे देखते हुए सोचने लगता है, रेड हेयर। इधर कैंग को अपनी ओर देखते हुए वो लड़की जल्दी से अपने चेहरे को छुपा लेती है और कैंग की ओर देखकर कैंग को वापस से थैंक यू कहने लगती है। लेकिन कैंग उसकी ओर देखकर सोचने लगता है, क्या ये टेराकोटिश है? मैं तो पहले इसे देखकर सोच रहा था कि ये कोई एडवेंचरर है। लेकिन इधर वो लड़की जल्दी से अपने पॉकेट से पोशंस को निकालते हुए कैंग को देने लगती है और कहने लगती है, मेरे पास पोशंस है, ये सारे के सारे तुम्हें दे रही हूँ। कैंग भी सारे के सारे पोशंस को रख लेता है। इधर किम उस लड़की से पूछने लगता है, क्या यहाँ पर टेराकोटी के अंदर कोई भी हीलर नहीं है? तो वो लड़की बताने लगती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा कि टावर और चर्च किस तरह से काम करते हैं। वो लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि चर्च की प्रायोरिटीज गॉड की विल को फॉलो करना है और इधर मैजिक टावर की प्रायोरिटीज हमेशा माना को रिसर्च करना ही होता है। और ये दोनों ग्रुप ही बिल्कुल ही डिफरेंट माइंडसेट रखते हैं और एक दूसरे की ओर बहुत ज्यादा हॉस्टाइल भाव रखते हैं, क्योंकि ये हिस्सा कामार और मैजिक टावर द्वारा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए चर्च के लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। ये सब कुछ सुनकर किम कहने लगता है, ओह अब समझ में आया कि यहाँ पर कोई भी प्रीस्ट क्यों नहीं है। और फिर वो उस लड़की से पूछने लगता है, अगर यही बात है तो फिर एडवेंचरर हीलर के बारे में क्या कहना चाहोगी? कैंग कहने लगता है, उन लोगों को यहाँ पर आने के लिए कोई भी रीजन नहीं है, क्योंकि उन्हें अपना काम करने के लिए कामार जैसी बहुत बड़ी सिटी मिली हुई है, इसलिए वो लोग ऐसी छोटी जगहों पर कभी नहीं आते। लेकिन इधर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपने दोस्त को देखते हुए कैंग को वापस से थैंक यू कहने लगती है और कहने लगती है, हम लोग बहुत ज्यादा लकी थे कि हमने तुम्हें पाया, क्योंकि अगर तुम नहीं मिलते तो हमारा दोस्त मारा जाता। एक न एक दिन मैं तुम्हारी इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। तो कैंग भी उसकी बात को सुनकर मुस्कुरा देता है और कहने लगता है, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने पोशन देकर इसकी पेमेंट कर दी है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बार्लिक और उसकी फैमिली भी कैंग को बाय करते हुए कहने लगती है, अब हम लोग हमारे घर जा रहे हैं। तो किम उन लोगों को जाते हुए देखकर कैंग से कहने लगता है, सच में घर जाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पता नहीं मैं कब घर जा पाऊंगा। किम की बात सुनकर कैंग किम से पूछने लगता है, क्या तुम्हारे वापस जाने के लिए कोई रीजन है? तो किम कहने लगता है, तुम्हें अपने घर वापस जाने के लिए किसी भी रीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास एक चीज है जो मुझे वापस घर जाकर पूरी करनी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं घर पर पहुँच जाऊँ। तो कैंग भी मुस्कुराते हुए किम से कहने लगता है, यही सब कुछ चीज सेम टू सेम मेरे साथ भी है और मैं भी चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हम वापस से घर पर पहुँच पाएं। और फिर कहने लगता है, चलो अब इन सब बातों को यहीं पर खत्म करते हैं और एक जगह देखते हैं जहाँ पर हम रुक पाएं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक इन की लेडी उन लोगों को मना कर रही होती है कि हमारे यहाँ पर कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है, और ऐसे ही कर वो एक के बाद एक इन में जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर हर जगह उन्हें रूम देने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि वो हर जगह बिल्कुल फुल भरी हुई होती है।
और वहाँ पर एक भी रूम खाली नहीं होता। उनकी बात सुनकर किम बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कैंग से कहने लगता है, लेकिन क्यों, आखिरकार इतने ज्यादा लोग यहाँ पर क्यों हैं? तो कैंग उसे मुस्कुराते हुए कहने लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कामार का रोड ब्लॉक होने की वजह से सभी लोग यहीं पर फंस गए हैं। तो किम कैंग से कहने लगता है, क्या हम लोगों को वापस से बाहर ही सोना पड़ेगा? तो कैंग सीरियस होते हुए कहने लगता है, अगर ऐसी ही बात है तो। और फिर वो लोग एक गेट को खोलते हुए अंदर आ जाते हैं और कहने लगता है, ये हमारा लास्ट चांस है यहाँ पर रुकने का। और हमें पता चलता है कि वो एडवेंचरर एसोसिएशन होती है। तो कैंग और किम को देखकर उन लोगों में से एक आदमी कहने लगता है, तुम्हारा टेरिकोटिव एडवेंचरर एसोसिएशन में स्वागत है। फिर कैंग उन लोगों के पास जाकर कहने लगता है, हमें यहाँ पर एक रूम रेंट पर चाहिए। और हमें बताया जाता है कि कोई भी एडवेंचरर एसोसिएशन के अंदर रूम को रेंट कर सकता है, लेकिन इस चीज का एक बहुत बड़ा डाउन साइड भी है, क्योंकि एडवेंचरर एसोसिएशन के अंदर रूम रेंट करने के लिए अकोमोडेशन कमीशन सिस्टम बना हुआ है। इसके हिसाब से एस क्लास रूम सिर्फ वीआईपी लोगों को ही दिए जाते हैं और ए क्लास बहुत अच्छे रूम होते हैं। ऐसे ही कर कर उसके नीचे की कैटेगरी के रूम आते हैं, बी सी डी क्लास और उसके बाद एफ क्लास। इसके बारे में कोई चिंता नहीं करता, छोड़कर एस क्लास को, क्योंकि एस क्लास के लोग वीआईपी लोग होते हैं, इसीलिए उन्हें सिर्फ वीआईपीज को ही दिया जाता है। लेकिन उसको छोड़कर बाकी सभी रैंक के रूम तुम उनके बराबर के टास्क को पूरा कर कर आराम से रेंट कर सकते हो। ये इन एसोसिएशन की एक बहुत ही ज्यादा चीप ट्रिक होती है कि एडवेंचरर को यूज कर पाए और अपने टास्क को पूरा करा पाए। सच में ये सारे के सारे लोग बास्टर्ड हैं। अभी कैंग और किम के पीछे से एक आदमी हंसते हुए कहने लगता है, देखो इन लोगों को, क्या ये लोग यहाँ पर रूम लेने की ट्राई कर रहे हैं? सच में कितने ज्यादा पागल लोग हैं। तो उनमें से एक लड़की कहने लगती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, एडवेंचरर एसोसिएशन के अंदर और ज्यादा स्लेव आ रहे हैं। तो उन लोगों की बात सुनकर किम कैंग से पूछने लगता है, आखिरकार ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो वो आदमी कहने लगता है, ओह मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम इस वक्त ए और बी क्लास रूम को रेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम उन सभी रूम्स को स्टोरेज के तौर पर यूज कर रहे हैं। तो ये सुनकर कैंग और किम भी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? और किम कैंग से पूछने लगता है, इन लोगों ने सारे रूम्स को स्टोरेज के तौर पर यूज करने के लिए कमीशन किया है। तो कैंग भी एक इविल स्माइल के साथ कहने लगता है, नॉट ए बैड आइडिया, वैसे मैं भी ये सब कुछ करना चाहता हूँ, पर छोड़ो इन सब बातों को, क्योंकि यहाँ पर अभी भी सी क्लास रूम बचे हुए हैं। चलो फिर उन्हीं को लेते हैं। और हम देखते हैं कि तभी एडवेंचरर एसोसिएशन के अंदर एक और एडवेंचरर अंदर आ रहा होता है और वो डेस्क पर जाकर कहने लगता है, मुझे एक डी क्लास रूम रेंट पर चाहिए। वो डेस्क वाली लड़की उस एडवेंचरर को मना करते हुए कहने लगती है, सॉरी, डी क्लास रूम सभी के सभी फुल हो गए हैं और अभी इस वक्त हमारे पास कोई भी डी क्लास रूम नहीं है। तो कैंग उस डेस्क वाली लड़की से पूछने लगता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा वियर्ड बात है, क्योंकि डी क्लास रूम नॉर्मली कभी भी खत्म नहीं होते, कि डी क्लास रूम हर जगह पर बहुत ज्यादा होते हैं, फिर आखिरकार ये कैसे खत्म हो सकते हैं? इधर हम देखते हैं कि वो दोनों पहले से बैठे हुए एडवेंचरर बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं और उनमें से एक बहुत सारी चाबियों को टेबल पर गिराने लगता है और वो लड़की कहने लगती है, ये डी क्लास रूम इसलिए खत्म हो गए हैं क्योंकि हमने सारे डी क्लास रूम को भी पहले ही बुक कर लिया है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत थी। तो किम उस डेस्क वाली लड़की से पूछने लगता है, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या ये सभी चीजें लीगल है? तो डेस्क वाली लड़की कहने लगती है, हमारी पॉलिसी के हिसाब से ये सब कुछ लीगल है और इन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसीलिए हम इन लोगों का कुछ भी नहीं कर सकते। तभी वो बुरे वाले एडवेंचरर उस नए न्यूबी को देखकर कहने लगते हैं, अगर तुम्हें रूम यहाँ पर चाहिए तो तुम सी क्लास के रूम ले सकते हो, इसलिए जाओ और सी क्लास का कमीशन जल्दी से ले लो, अनलेस तुम एक बहुत बड़े न्यूबी हो जो कि एक सी क्लास के एडवेंचर को भी पूरा नहीं कर सकते। तो उन लोगों की बात सुनकर किम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम लोग बहुत ज्यादा दूर जा रहे हो, क्योंकि एक अकोमोडेशन कमीशन के पैसे भी नहीं दिए जाते, फिर आखिरकार तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो बुरे लोग बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं और वो लड़की कहने लगती है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं नहीं जानती। और वो लड़का हंसते हुए कहने लगता है, ये आदमी सच में एक बहुत बड़ा बूमर है, इसे सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है।
सच में ये कितना बड़ा जोक है। तो उसकी बात सुनकर कैंग को भी गुस्सा आने लगता है और वो उनसे कहने लगता है क्या ये एक छोटा सा जोक है, चलो फिर ऐसा ही एक जोक मैं भी करता हूँ। और वो डेस्क के ऊपर से एक कमीशन को उठा लेता है और उस कमीशन को डेस्क पर रखते हुए कहने लगता है एस क्लास रूम सिर्फ वीआईपीज के लिए है, इसीलिए मैं उन एस क्लास रूम्स को छोड़कर और कोई भी रूम यहाँ पर रेंट पर ले सकता हूँ तुम्हारी पॉलिसी के हिसाब से। क्या ये सब कुछ सही है? तो वो डेस्क पे खड़ा हुआ लड़का कहने लगता है हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम एस क्लास रूम को छोड़कर और कोई भी रूम को रेंट पर ले सकते हो। तो कैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है ठीक है फिर मैं इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही रेंट पर लेना पसंद करूंगा। कैंग की बात सुनकर किम और वो दूसरा लड़का भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या पूरा का पूरा एडवेंचर एसोसिएशन बिल्डिंग? तो कैंग भी कहने लगता है हाँ मैं पूरी की पूरी फैकल्टी को लेना पसंद करूंगा सिर्फ एस क्लास रूम को छोड़कर। तो कैंग की बात सुनकर उन बुरे एडवेंचरर का भी देखने लायक चेहरा हो जाता है क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर कैंग आगे भी कह रहा होता है और मैं इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालना चाहूंगा, इसीलिए तुम इन्हें जल्दी से बाहर निकाल दो क्योंकि अब ये जगह जल्दी ही मेरी होने वाली है। तो ये सब कुछ सुनकर वो बुरे एडवेंचरर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उनमें से वो लड़का कैंग को कहने लगता है क्या तू पागल हो गया है, तुझे पता भी है कि तू क्या कह रहा है? इधर वो लड़की भी कैंग को बोल रही होती है आखिरकार तू ऐसा कैसे कर सकता है, तू पूरी की पूरी एडवेंचरर एसोसिएशन बिल्डिंग को सिर्फ अपने लिए कैसे ले सकता है? क्या तू पूरी की पूरी अकोमोडेशन के लिए सारे के सारे कमीशन भी पूरा करना चाहेगा? और अगर तूने ऐसा कर दिया तो फिर हम पैसे कैसे कमा पाएंगे? क्या तुझे लगता है कि हम शांत खड़े रहेंगे? तो कैंग उन सब की बातें सुनकर बड़ी ही आराम से कहने लगता है ओह तो तुम लोगों के पास कोई भी पैसे नहीं है। और फिर एक सीरियस इविल लुक देते हुए कहने लगता है लेकिन मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इस बारे में तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि तुम इतना ज्यादा सीरियस मजाक कैसे कर सकते हो। अब तो मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। ये सब कुछ सुनकर वो बुरे एडवेंचरर और भी ज्यादा गुस्से में आ गए होते हैं और वो कैंग के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। और वो लड़की कह रही होती है एडवेंचरर एसोसिएशन के अंदर दूसरे एडवेंचरर को कमीशन लेने से रोकना पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए तुम ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे से एक और आदमी उधर आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है अगर यही बात है तो अब के बाद इस जगह पर ये नियम लागू नहीं होता। इधर हम डेस्क पर खड़े हुए उन लोगों को देखते हैं जो कि उस आदमी को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और उनमें से वो लड़का कहने लगता है ब्रांच मास्टर। और हमें पता चलता है कि वो इस ब्रांच का मास्टर होता है जो कि धीरे धीरे कर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है और बोल रहा होता है इस चीज को मैं अकोमोडेशन पाने के लिए किए गए प्रयासों के तौर पर देखना पसंद करूंगा, ना कि इसे कमीशन में इंटरफेयर। लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम रूल और रेगुलेशंस का अवॉइड करते हुए एडवेंचरर एसोसिएशन को इंसल्ट कर रहे हो क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तो ये सब कुछ सुनकर कैंग उस ब्रांच मास्टर को देखते हुए कहने लगता है तुम सच में बहुत ज्यादा सही आदमी लग रहे हो। तो ब्रांच मास्टर कैंग की ओर देखकर कहने लगता है तो फिर मुझे तुम्हें रोकना होगा ताकि तुम किसी भी रूल और रेगुलेशन को अवॉइड ना कर पाओ। तो कैंग उसकी ओर देखते हुए कहने लगता है अब तो तुम मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट कर रहे हो, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? चलो फिर जल्दी से बताओ मुझे कि तुम आखिरकार किस कमीशन को मुझे देने के लिए प्लान बना रहे हो। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैंग कह रहा होता है ये कमीशन सच में बिल्कुल ही मेरे डिसीजन के विपरीत था, इस कमीशन को मैं बड़े ही आराम से पूरा कर सकता था, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम वहाँ पर जाकर आराम कर सकते थे। तो कैंग की बात सुनकर किम मुस्कुराते हुए कहने लगता है सब कुछ ठीक है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें अकेले एडवेंचरर करने दूंगा? तो कैंग किम को बताने लगता है जैसा कि मुझे पता है कि जब भी हम टेराकोटी के अंदर जाते हैं तो हमें एक बफ मिलता है जिसकी मदद से तुम आराम से अपना रास्ता रेड फॉरेस्ट के अंदर ढूंढ सकते हो, लेकिन ये बफ सिर्फ 1 घंटे के लिए ही रहता है। और तभी हम देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा पंख दिख रहा होता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा ठंडर बाहर आ रही होती है और वो एक हंस टाइप का मॉन्स्टर होता है जो कि देखने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक भी लग रहा होता है और गुस्से से चिल्ला रहा होता है। तो कैंग उसे देखते हुए कहने लगता है हमारे बफ खत्म होने से पहले ही हमें इस काम को पूरा करना होगा, नहीं तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और फिर हमें पता चलता है कि ये एक शिनाबा थंडर बर्ड है।
एक बर्ड मॉन्स्टर जो कि विंड और थंडर स्किल्स का यूज करती है और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, लेकिन इसका कमीशन डिफिकल्टी सिर्फ B+ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस बर्ड है। और फिर हम देखते हैं कि वो बर्ड कैंग और किम के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ जाती है, लेकिन कैंग और किम जल्दी से नीचे झुककर के अटैक को डोज कर लेते हैं। तो जैसे ही वो बर्ड जमीन पर अपना पैर रखती है तो जमीन भी कांपने लगती है। तो वो बर्ड जोर से गुस्से में चिल्लाती है, जिसकी वजह से हर ओर बहुत ज्यादा तेज आवाजें होने लगती हैं और हर जगह उस बर्ड की थंडर फैल जाती है। कैंग उस बर्ड को देखते हुए कहने लगता है, जब से कामार के अंदर से मन रिलीज हुआ है तब से ये बर्ड और भी ज्यादा स्ट्रोंग हो गई है। किम भी उस बर्ड को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और कहने लगता है, इस बर्ड को अपने आसपास में पाकर मैं अपने हाथ पैरों को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। तो कैंग भी उस बर्ड की ओर देखकर कहने लगता है, इस बर्ड की मदद से आराम से हम अपने रेंट को पे कर पाएंगे। और अपने मन में ही सोचने लगता है, टेराकोटी के अंदर अपने शरीर के किसी हिस्से को खो देना सच में ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई हीलर भी नहीं है जिसकी मदद से हम अपने शरीर के अंग को वापस से उगा पाए। इसलिए ये कमीशन हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। मुझे पता चला कि उस ब्रांच मैनेजर ने हमें ये कमीशन आखिरकार क्यों दिया है, क्योंकि उसे पता है कि हम इस कमीशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। पर तभी कैंग देखता है कि उस बर्ड की आवाज की मदद से 2 और बर्ड आ गई होती हैं। तो किम भी कैंग का साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और अपनी चुटकी बजाते हुए कहने लगता है, मुझे पहले इन सभी का एग्रो अपने ऊपर लेना होगा। और कैंग ऐसा करते ही अपनी क्राउड एग्रो स्किल को यूज कर देता है, जिसकी वजह से उन बर्ड्स के ऊपर उसकी एग्रो स्किल का इफेक्ट होने लगता है और वो सारी की सारी बर्ड किम की ओर देखने लगती है और फिर तेजी से किम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से किम को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तो किम भी उनके अटैक से बचने के लिए अपनी शैडो रोब इफेक्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर होने वाले एलिमेंट डैमेज का उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उसे दिखाया जाता है, तुम्हारे ऊपर एलिमेंट ठंडर और विंड का असर हटा दिया गया है। तो उसे देखते हुए कैंग मुस्कुराकर कहने लगता है, सच में ये रोब तो एक चार्म की तरह काम कर रही है। इधर किम कैंग की बात सुनकर गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है, मुझे इस तरह से देखना बंद कर और पहले जाकर इन मॉन्स्टर को मारने के बारे में कुछ सोच। तो कैंग जल्दी से अपनी ऑब्जर्वेंट आई को यूज करने लगता है और कहने लगता है, चलो फिर मैं ऐसा ही करता हूँ। और किम की ओर देखते हुए सोचने लगता है, वैसे इन बर्ड्स को अपनी ऑर्डिनरी आई से ट्रैक करना ये नामुमकिन है, लेकिन अपनी ऑब्जर्वेंट आई की मदद से मैं इन्हें आराम से ट्रैक कर सकता हूँ और एक बार ट्रैक होने के बाद मैं इन्हें खत्म भी कर पाऊंगा। इसलिए अब मुझे इस थंडरबर्ड की स्पीड को यूज करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि कैंग अपने डैगर को लेकर उस थंडरबर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। फिर अपनी थ्रो स्किल की मदद से अपने डैगर को उस थंडरबर्ड की ओर तेजी से फेंक देता है, जिसकी वजह से वो थंडरबर्ड भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले ही वो उसे चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। अपने साथी को मरते हुए देखकर बाकी की थंडरबर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और वो गुस्से से चिल्लाने लगती हैं। उनकी चिल्लाने की आवाज को सुनकर कैंग और किम दोनों ही चौंक जाते हैं और उन लोगों की ओर देखने लगते हैं। अभी दोनों थंडरबर्ड थंडर गश्त का यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक थंडर का तूफान उनकी ओर बढ़ने लगता है और उस तूफान का निशाना कैंग होता है, जो कि कैंग से टकराते ही कैंग को घायल करने लगता है। इसी वजह से कैंग बहुत बुरी हालत में पहुंच गया होता है। तो उसे इस हालत में देखते हुए किम चिल्लाते हुए कहने लगता है, नहीं उसको नहीं। और फिर अपनी एग्रो स्किल को वापस से यूज करते हुए चिल्लाकर कहने लगता है, मॉन्स्टर मेरी ओर देखो। किम की स्किल जैसे ही उस मॉन्स्टर के ऊपर यूज होती है तो वो मॉन्स्टर तेजी से किम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर तभी किम अपनी सोवल को आगे कर देता है, जिसकी वजह से वो थंडर मॉन्स्टर सीधे जाकर सोवल से टकरा जाता है। तो किम उसे देखकर हंसते हुए कहने लगता है, पागल मॉन्स्टर, तूने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, अब भुगत।
इधर कैंग भी तेजी से उसके पीछे आ जाता है और किम से कहने लगता है नाइस वन, और फिर अपने डैगर को अटैक के लिए तैयार करते हुए तेजी से उस थंडरबर्ड की ओर फेंक देता है, जिसकी वजह से एक ही झटके में उस थंडरबर्ड का भी काम तमाम हो जाता है। उस थंडरबर्ड के मरते ही कैंग उस तीसरी थंडरबर्ड की ओर मुड़कर देखने लगता है और उसे देखते हुए किम से कहने लगता है अब सिर्फ ये एक ही थंडरबर्ड बची है, इसीलिए हमें इसे जल्द ही खत्म करना होगा। इधर हम उस थंडरबर्ड को देखते हैं जो कि अपने साथियों के मरने की वजह से और भी ज्यादा गुस्से में आ गई होती है और वो अपने मुंह के अंदर एक थंडर चार्ज करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि उसने एक बहुत बड़ा थंडर का गोला बना दिया होता है जो कि देखने में ही ऐसा लग रहा होता है कि एक ही झटके में किसी को भी खत्म कर सकता है। उसे देखते हुए किम चिल्लाकर कैंग से कहने लगता है ओह ये तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये अपनी पूरी ताकत इसी अटैक के अंदर लगा रही है। तो कैंग उस अटैक की ओर देखते हुए कहने लगता है ये सच में बहुत ज्यादा हार्ड हो सकता था अगर मैं पहले से ही प्रिपेयर नहीं होकर आया होता तो। और फिर हम देखते हैं कि कैंग अपने हाथ के ऊपर एक बहुत बड़ी बोतल पोशंस की अपेयर करने लगता है। इधर वो थंडरबर्ड अपने अटैक को कैंग की ओर लॉन्च कर देती है, तो कैंग भी जल्दी से अपनी फ्रेया क्रॉसबो को बाहर निकालते हुए उसके अंदर एक लार्ज इंसुलेटेड पोशन एरो को बना लेता है और उस थंडरबर्ड की ओर शूट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उस थंडरबर्ड का अटैक और कैंग का एरो दोनों आपस में जाकर टकरा जाते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि देखने में ऐसा लग रहा होता है कि वहां पर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया हो। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब धीरे धीरे कर उस अटैक का असर कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से उस थंडरबर्ड के सामने का नजारा भी धीरे धीरे कर साफ हो रहा होता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला रही होती है। लेकिन तभी अचानक वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो देखती है कि कैंग उसके ऊपर अपने डैगर को लेकर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और कैंग ने अपने डैगर को थ्रो स्किल की मदद से उसकी ओर फेंक दिया होता है, जिसकी वजह से एक ही अटैक में उसका भी काम तमाम हो गया होता है। तो कैंग उस बर्ड की ओर देखकर हंसते हुए कहने लगता है मैंने अभी रियलाइज किया कि मुझे अपनी अल्टीमेट स्किल को यूज करने के लिए इतनी ज्यादा रश करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसे आराम से खत्म कर सकता हूँ। चलो फिर अब ये काम तो खत्म हुआ। और फिर कैंग किम से पूछने लगता है क्या तुम ठीक हो? तो किम कहने लगता है हाँ और सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरे कान बहुत ज्यादा रिंग कर रहे हैं। फिर कैंग अपने हाथ के अंदर एक पोशन को बाहर निकालते हुए किम की ओर देखकर कहने लगता है मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो। तो कैंग की बात सुनकर किम को गुस्सा आने लगता है और कहने लगता है तू कभी भी मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच सकता। इधर कैंग अपने पोशन को पीते हुए उन बर्ड्स की ओर देख रहा होता है और सोच रहा होता है सच में ये बहुत ज्यादा डेंजरस था। इधर किम जमीन पर बैठा हुआ कैंग को कहने लगता है मैं इन सभी के अटैक को ले सकता था, लेकिन सच में ये बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। तो कैंग किम की बात को सुनकर हंसने लगता है और कहने लगता है हाँ मैं समझ गया, और अपने मन में सोचने लगता है सच में अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो ये मेरे लिए एक नामुमकिन सा काम हो जाता। पर तभी कैंग को कुछ सुनाई देता है, जिसकी वजह से कैंग का ध्यान एक ओर जाता है। तो वो देखता है कि उस थंडरबर्ड की लाश के पास एक आदमी खड़ा हुआ होता है जो कि कहने लगता है होली शिट, तुमने सचमुच में ये काम कर दिया, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम ये काम कर पाओगे। और हम देखते हैं कि वो लोग और कोई नहीं बल्कि एडवेंचर एसोसिएशन में वो बैठे हुए बुरे एडवेंचरर होते हैं। तो वो लड़की भी कहने लगती है हाँ सच में तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये लोग इन थंडरबर्ड को खत्म कर पाएंगे। तो किम उन लोगों की ओर देखकर कहने लगता है ये लोग तो वही ट्रेसी पार्टी दिख रहे हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ कैंग? तो कैंग उन दोनों लोगों से कहने लगता है आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि ये कमीशन तो हमें मिला है, फिर तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? तो वो दोनों लोग कैंग और किम की ओर धीरे धीरे कर आगे बढ़ने लगते हैं और कहने लगते हैं हम तुम्हें तो पता ही होगा, अगर तुम लोग सेफली एसोसिएशन के अंदर वापस चले गए तो हमारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी, इसीलिए जल्दी से इन थंडरबर्ड की कोर्प्स को हमारे हवाले कर दो। उन लोगों की बात को सुनकर कैंग अपने मन में सोचने लगता है एक ऐसा कमीशन जिसको हम एविडेंस प्रोवाइड नहीं करा सकते उसे फेल माना जाता है और उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये सोचते हुए कैंग मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहने लगता है मैं जानता था कि तुम लोग कुछ न कुछ तो करने ही वाले हो, लेकिन तुम ऐसा करोगे ऐसा मैंने
नहीं सोचा था। इधर हम देखते हैं कि उन बुरे लोगों में से वो लड़का कहने लगता है कि ये दोनों के दोनों घायल है, इसलिए इनके ऊपर ये अटैक करने का मौका बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर वो दोनों तेजी से कैंग और किम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।